प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम सामाजिक जीवन में जो समूह का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप्स इन सोशल लाइफ की जो बात है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने आपको सामाजिक समूह के बारे में कुछ बताया था, अर्थ और परिभाषाओं के विषय में बताया था, उसके वर्गीकरण का आधार आपको बताया था, कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताया था। आज हम सामाजिक जीवन में, हमारे जीवन में समूह का जो इम्पोर्टेंस है वो हम बात करेंगे। तो प्राय जो है वो देखा गया कि एक व्यक्ति को एक समय में एक साथ कई समूह का सदस्य होता है, और क्योंकि वह अनेक सुविधाएं जो है वो किसी समूह का सदस्य होकर के ही प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सामाजिक जीवन में जो समूह की अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं उन्हें हम यहाँ पर अलग अलग तरीकों में देख सकते हैं। इसमें सामाजिक नियंत्रण की बात करें, सामाजिकरण की बात करें, आवश्यकता पूर्ति की बात करें, सांस्कृतिक हस्तांतरण की बात करें, और या सामाजिक विकास और नियोजन की बात करें। इन 5 महत्वपूर्ण शीर्षकों में हम सामाजिक जीवन में जो सामाजिक समूह की जो इम्पोर्टेंस है, सामाजिक समूह का जो महत्व है, वो हम समझाने का प्रयास करेंगे। इससे रिलेटेड एक पूर्व में भी वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन भी आए, कुछ विद्यार्थियों ने चर्चा भी की कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस पर दोबारा कंटेंट भेजें। तो उसी क्रम में मैं इसको थोड़ा संशोधित और परिमार्जित करके भेज रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये निश्चित ही समझ में आ जाएगा। और जब राज्य सरकार के आदेशानुसार ऑफलाइन कक्षाएं जब स्टार्ट होती हैं, हम ऑफलाइन कक्षा में भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। और अब हम बात करते हैं सामाजिकरण में सहायक। सामाजिक जीवन में जो समूह का महत्व हम आपको बता रहे थे, उसी क्रम में पहला जो इम्पोर्टेंस है इसका है वो सामाजिकरण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशलाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि एक अबोध शिशु जो हो जन्म के हर समय और अपने जन्म के समय की हर स्थिति में अनभिज्ञ होता है, वो नहीं जानता है कि क्या है क्या नहीं, कौन उसका क्या लगता है क्या नहीं, और लेकिन धीरे धीरे वो परिवार के सदस्यों को, उनके कार्य व्यवहारों को, उनके तौर तरीकों को समझने का प्रयास करता है, जानता है। इससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। वहीं फ्रायड आदि अनेक मनोवैज्ञानिक भी ये सिद्ध करते हैं कि परिवार जो है वो प्रथम स्थल है जहाँ बालक का सामाजिकरण होता है। पहली इकाई परिवार को ही माना गया है, और उसके बाद पड़ोस, साथी समूह, शिक्षण संस्थाएं और आदि जो है बच्चे का सामाजिकरण का कार्य अपने हाथ में लेते हैं।
और जिससे बालक उस समाज की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज आदि को सीखता है। लेकिन यदि व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करे, परिवार और समाज से दूर रह करके जीवन यापन करे, तो उसका सामाजिकरण संपूर्ण नहीं हो सकता है। इसके लिए तो उसे किसी न किसी प्रकार के समूह, समाज, समुदाय के संपर्क में आना ही पड़ेगा। और इस प्रकार समूह के सामाजिकरण में, समूह जो है वो व्यक्ति के सामाजिकरण में सहायक होते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह भी सकते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने का श्रेय जो पूर्णतया इन्हीं समूहों को जाता है। सामाजिक नियंत्रण की जब हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीएच लैंडिस ने बहुत पहले ये कहा था कि मनुष्य केवल नियंत्रण के कारण ही मनुष्य है। परिवार में जीवन को नियंत्रित और नियमित बनाने के लिए परिवार के मुखिया के द्वारा, समाज की अन्य इकाइयों के द्वारा व्यक्ति पर जो है या अपने सदस्यों पर जो हो नियंत्रण रखा जाता है। उसी प्रकार समाज, विद्यालय, राजनीति आदि प्रत्येक स्तर पर अपने सदस्यों को नियमबद्ध रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए नियंत्रण जो हो स्थापित किया जाता है। और ये जो नियंत्रण है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकारों से व्यक्ति पे रखा जाता है। जो प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या ऐसे ही किसी अन्य माध्यम से रखा जाता है। और ये समस्त कार्य जो हो समूह के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। और हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह जो है सामाजिक जीवन में नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करें, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स की बात करें, तो व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति में थोड़ी हीनता की भावना आ जाती है। समूह इसमें अपना पूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए परिवार स्नेह दे करके, पुलिस सुरक्षा दे करके, और संस्थाएं जो हो प्रोत्साहन दे करके आदि आदि व्यक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है। लेकिन इसका संपूर्ण दायित्व विभिन्न समूहों को ही जाता है। सांस्कृतिक हस्तांतरण की बात करें तो समाज संस्कृति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समूह के माध्यम से पहुंचता है। रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ियां, आचार व्यवहार आदि जो व्यक्ति किसी समूह का सदस्य होकर ही सीखता है और अपने आने वाली आगे वाली पीढ़ी को भी इनसे रूबरू कराता है, अवगत कराता है। और इस प्रकार समूह संस्कृति के स्थानांतरण और संरक्षण में भी काफी सहायक होते हैं। सॉरी।
सामाजिक विकास और नियोजन। समाज में समय समय पर नवीन विकास होते रहते हैं, जिससे समाज नियोजित और व्यवस्थित रहता है। पुरानी मान्यताएं जो है वो आज के समय के सापेक्ष नहीं है, तो उनका स्थान जो नवीन मान्यताओं के द्वारा ले लिया जाता है। यूं कहिए कि पुरानी मान्यताओं को नवीन मान्यताओं के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और इससे व्यक्ति के व्यवहारों को प्रश्रय मिलता है, और ये सभी नवनिर्माण के कार्य व्यक्ति समूह में रहकर ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त समूह व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद को प्राप्त करता है, और उच्च मानवीय गुणों को प्राप्त कर व्यक्ति को निखारता है। ये समस्त कार्य व्यक्ति समूह के माध्यम से ही कर पाता है। अतः समूह अनेक प्रकार से व्यक्ति के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, किंतु कई बार जो हो या कभी कभी समूह जो हो अहितकारी हो जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार की विसंगति, वर्ग या पक्षपात को जन्म देते हैं। वर्ग चेतना बढ़ती है, और कभी कभी व्यक्ति अपने आप को इस वर्ग चेतना और बढ़ते हुए वर्ग संघर्ष में असुरक्षित महसूस करता है, जो कि समूह का एक दुष्कार्य माना जाता है, या दुष्प्रकार्य भी हम इसको कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे।